हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संसार में हर एक से यह आशा की जाती है कि वह अपने जीवन में कुछ सिद्धांतों का पालन करे। मेरा ऐसा विचार है कि हर क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान के लिए विशिष्ट आचरण की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति यह कल्पना नहीं कर सकता कि अगर वह हर एक क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से अभिभूत है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह हर तरीके से हर दिशा में विशेषता प्राप्त कर चुका है। हर संभव प्रयत्न के लिए विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता होती है। बहुधा यह देखा गया है कि जो लोग किसी भी क्षेत्र में विशिष्टता रखते हैं उन्होंने किसी न किसी विशिष्ट प्रणाली का अवलंबन लेकर ही शोध किया होता है, तभी वे विशिष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। यूं तो हर एक भाषाभाषी अपनी भाषा में विशेष अधिकार रखता है, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में हर एक मामले में हर तरह से यह बात लागू नहीं होती है। हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान में लोगों को शिक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि हर एक जिले में विज्ञान की शिक्षा उस क्षेत्र की भाषा में दी जाए और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाए। इस समिति में हर संभव तरीके से यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उसमें हर प्रकार के लोग हों जो विज्ञान, चिकित्सा, समाजशास्त्र आदि के क्षेत्रों में विशिष्टता रखते हों। यह जरूरी नहीं है कि इस विशेषज्ञ समिति की बैठकें हर जिले में हर रोज या हर समय हुआ करें, किंतु हर वर्ष इस कार्य का मूल्यांकन किया जाए। विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात यह है कि जो लोग किसी विषय में विशेषता रखते हैं उनका ज्ञान उस विषय में कितना है यह देखकर ही उन्हें इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रकार की परीक्षण पद्धति बनाई जानी चाहिए, जिसके द्वारा विशेषता प्राप्त व्यक्तियों के चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे विशिष्ट व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हों और हर एक मामले की हर प्रकार से छानबीन करने के बाद ही उनको विशेष अधिकार दिया जाए। विशेष रूप से ऐसे कर्मचारियों को जिनके ऊपर नीति निर्धारण का कार्य हो अथवा प्रशासन का कार्य हो तभी नियुक्ति दी जाए जब वे इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखते हों। निगम में कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं का हर 3 महीने बाद पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि न्यूनतम कर्मचारी रखे जाएं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पर आपातकालीन स्थिति आ सकती है वहां पर भी न्यूनतम कर्मचारी रहें। ऐसे मौके पर पर्याप्त संख्या में योग्य कर्मचारियों और विशेषज्ञों की सेवाएं तुरंत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि लोगों के कष्ट कम हो सकें। मिसाल के तौर पर हर साल देश के विभिन्न भागों में आने वाले भयंकर बाढ़ से बचने के लिए अधिक से अधिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय उप सभापति जी, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा, सहकारिता आंदोलन का इस देश की प्रगति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस बिल को इस सदन में प्रस्तुत करने के लिए मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जहां तक इस बिल का संबंध है इस बात का आपको निश्चय करना पड़ेगा कि यह बिल जम्मू और कश्मीर के ऊपर क्यों नहीं लागू किया जाता है। सरकार को यह निश्चय करना चाहिए था कि जितने भी कानून इस सदन में पास होते हैं उनमें से हर एक को जम्मू और कश्मीर के ऊपर भी लागू किया जाएगा। ऐसा करके ही सरकार और उसके मंत्रीगण धन्यवाद के पात्र माने जा सकते हैं। हम लगातार कई वर्षों से इस बात की मांग करते आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, अतः जो भी कानून संसद में पास होते हैं वे अविलंब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने चाहिए। ऐसा न करने से लोगों के मन में शंका होती है कि दूसरे राज्यों से उसको अलग दर्जा क्यों दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस सहकारिता आंदोलन में आपने हर एक राज्य में
अनेक सहकारी समितियां बनाई हैं जिनके द्वारा सस्ते बीज, फर्टिलाइजर, खेती बाड़ी के अन्य औजार आदि का वितरण किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये सहकारी समितियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं। हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि समितियों का कारण ठीक ढंग से होना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो किसानों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार खाद एवं बीज नहीं मिलते हैं, दूसरी ओर उनके लिए सिंचाई का ठीक तरह से प्रबंध नहीं हो रहा है, जिसके कारण उनको खेती बाड़ी के धंधे में काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। छोटे छोटे शहरों में जो लोग सरकार के श्रद्धा पात्र समझे जाते हैं या सम्मान के पात्र समझे जाते हैं, उनको तो हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो रही है, लेकिन गरीब लोगों को ठीक तरह से सामान नहीं मिल पा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि इस बात पर विचार करने के लिए आप स्थानीय लोगों की एक समिति बना दें, जिसमें गरीबों के प्रतिनिधि भी हों और सरकार के लोग भी हों। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि सरकार जो कुछ करना चाहती है उसके ठीक तरह से कार्यान्वित न होने से हमारी आशाओं पर पानी पड़ जाता है। इस मौके पर आपको चाहिए कि आप उचित समय पर कार्रवाई करें और सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दें। जो कुछ मैं कहना चाहता था वह मैंने कह दिया। इन बातों पर विचार करना या ना करना आपके हाथ में है, किंतु यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है कि सहकारिता आंदोलन को जितना आगे बढ़ाया जाएगा उतनी ही प्रगति शीघ्र होगी। जनतंत्रीय देश में सहकारिता आंदोलन को बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। गांव से लेकर शहर तक सहकारी समितियों का गठन होने से जनतंत्र का आधार मजबूत होगा। सभापति जी, मैंने पिछले सत्र में 13 तारीख को एक प्रश्न का नोटिस दिया था, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री से यह जानना चाहा था कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने से पहले क्या उन सदस्यों से सलाह मशविरा किया जाता है जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, किंतु मुझे संसदीय कार्यालय से यह उत्तर मिला कि यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और इस संबंध में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इसी प्रकार से मैंने पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में एक प्रश्न का नोटिस दिया था, किंतु वह प्रश्न भी स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं कि जब सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता। संसदीय कार्य विभाग द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि प्रश्नों को स्वीकार या अस्वीकार करना लोकसभा सचिवालय का काम होता है। इसमें संबद्ध मंत्रालय या विभाग कुछ नहीं करता। यदि लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय किसी प्रश्न को अस्वीकार कर दें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। संसद के कार्य संचालन के लिए कार्य संचालन समिति द्वारा नियम बनाए गए हैं, जिनके अनुसार ही किसी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, किंतु संसद की कार्यवाही के दौरान जो पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्री जी अपनी इच्छानुसार अथवा अध्यक्ष के निर्देश पर दे सकते हैं। इन दोनों बातों में असंगतियां हैं। एक ही प्रकार के प्रश्न उत्तर देने के लिए अस्वीकृत हो जाते हैं, लेकिन पूरक प्रश्नों के रूप में पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर भी मिल जाता है। मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री महोदया संबद्ध मंत्रालय को इस बारे में निर्देश दें और नियम स्पष्ट रूप से बनाएं। पिछली बार ही कृषि और सिंचाई मंत्री ने निर्माण और आवास मंत्री की बातों से सहमति प्रकट करते हुए बताया कि भयंकर बाढ़ और सूखे के कारण लोगों के पुनर्वास की समस्या उठ खड़ी हुई है। वित्त मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रेल मंत्री, गृह राज्य मंत्री और नागरिक आपूर्ति मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने के लिए गए थे। उन्होंने उप प्रधानमंत्री को सारी स्थिति से अवगत कराया। रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद तुरंत राहत कार्यों को किए जाने के लिए जोर दे रहे थे। डाक और तार विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत संचार
साधनों को फिर से चालू करने के प्रयत्न किए। रेल मंत्रालय में उप मंत्री स्वयं विशेष रेलगाड़ी द्वारा राहत सामग्री के साथ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंच गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक दवाइयों का प्रबंध किया ताकि महामारी न फैल सके। निर्माण और आवास मंत्रालय के अधिकारी उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास के कार्य में जुट गए। रक्षा मंत्री के निर्देश पर हजारों सैनिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट गए। राहत का कार्य जिस द्रुत गति से चला उसमें सैकड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकीं। इस भयंकर बाढ़ का पानी कई दिनों तक निचले इलाकों में भरा रहा और चारों ओर समुद्र सा नजर आ रहा था। धन्यवाद।